हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 3 स्टार्ट कर दिया था और ये इस अध्याय पर आज हमारी 5वीं वीडियो है, यानी कि भाग 5 है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम क्या है? परमाणु और अणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बच्चों हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? पहला टॉपिक होगा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद हम लोग समझेंगे परमाणु कैसे रहते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। और फिर अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस पढ़ी हैं, जितने जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स कवर करे हैं, उनके ऊपर हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक कवर करे हैं उससे हमें इतना समझ में आ गया कि जो भी तत्व होते हैं वो बनते किससे हैं? बहुत सारे छोटे छोटे कणों को मिलाकर के ही हम लोग किसी एक तत्व को बनाते हैं, और वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया कि परमाणु जो है वो बहुत छोटे हैं। तो अगर वो उनका साइज छोटा है, आकार में वो बहुत छोटे हैं, तो सोचो बच्चों उनका जो वजन है वो भी तो कम होगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई भी हमें रासायनिक अभिक्रिया करनी है और वहाँ पर हम किसी परमाणु का द्रव्यमान रखते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या बनता है? तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक द्रव्यमान बहुत अधिक कम होते हैं। हम लोग किसी भी एक प्रयोग में उसको रखते हैं तो वहां पर हमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखता हूं तो हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर सोचो मैं यही वैल्यू किसी भी एक न्यूमेरिकल में रखता हूं तो वहां पर हमारे को कैलकुलेशन जो है कितनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, वहां पर हमें कितनी सारी प्रॉब्लम आएगी उसको कैलकुलेट करने में। अगर मैं इसको और भी सिंपल वे में लिखता हूं तो सपोज देखो ये वैल्यू होगी इसकी, तो अगर हम लोग ये न्यूमेरिकल में रखते हैं तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो भी परमाणु का जो ओरिजिनल द्रव्यमान होता है वहां पर हम लोग वो नहीं रखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो बच्चों हमें कोई एक ऐसा रिजल्ट चाहिए था, एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जहाँ पर हम लोग इसकी जगह पर कोई और वैल्यू रख पाए, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो खराब ना हो, वो बेकार ना जाए। तो हम लोगों ने क्या करा बच्चों, यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो क्या होगा? कार्बन 12 परमाणु, यानी कि कार्बन 12 एटम। हम लोग अब क्या करेंगे, जहां जहां पर भी हमें किसी परमाणु की उसके द्रव्यमान की जरूरत है, वहां पर जहां पर हमें उसको रखना है, तो वहां पर हम लोग उसकी ओरिजिनल वैल्यू न रखकर हम लोग वहां पर कार्बन 12 परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि होता क्या है और कैसे इसकी वैल्यू को हम लोग किसी भी एक परमाणु के द्रव्यमान की जगह रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कार्बन 12 परमाणु की, यानी कि कार्बन 12 एटम्स की। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कार्बन 12 परमाणु कार्बन का वह परमाणु है जिसमें उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 12 हो जाती है। और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। तो कार्बन 12 का जो नाम हुआ है वो कैसे हुआ है कि वहां पर उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही उसके न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 और 6 12, तो इसलिए हम लोग उसको कार्बन 12 परमाणु के नाम से जानते हैं। और ये वही वैल्यू होगी जहां पर हम लोग किसी भी परमाणु जिसका द्रव्यमान कम होगा वहां पर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब कार्बन 12 परमाणु को ठीक ठीक 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रकों का परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करा गया है। ठीक है बच्चों, तो जहां पर भी हमारा मास जो होगा, द्रव्यमान होगा किसी भी परमाणु का कम होगा, वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, किया गया है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट को पहले संक्षेप में AMU लिखा जाता था। जब भी हम लोग पहले बात करते हैं तो पहले किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? AMU से। लेकिन अब जो होता है वर्तमान में बच्चों, वर्तमान में अब अक्षर U के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो अब हम लोग वहां पर AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट यूज ना करके हम लोग वहां पर सिंगल एक U रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलता है? एक ऐसा परमाणु जिसका द्रव्यमान कम होगा वहां पर हम लोग कार्बन 12 परमाणु का इस्तेमाल करेंगे।
तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ है कि वह कार्बन 12 परमाणु को ठीक ठीक 12 यू परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया है। अब इसको अगर मैं बहुत सिंपल वे में बोलूं, मान लो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है या एक परमाणु है, एक परमाणु है, तो हम लोग उसका द्रव्यमान जो होगा वो पहले क्या लिखते थे? AMU। अब हम लोग उसको क्या लिखने लगे? AU। तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो सपोज कितना है? 1U। अब इस 1U को हमें किसकी फॉर्मेट में लिखना है? कार्बन 12 की फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये बहुत कम होगी और इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में रखते हैं तो हमें कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम लोग रखेंगे किसके हिसाब से? 12, कार्बन 12 के हिसाब से। अब यहां पर हम लोगों ने क्या बोला बच्चों कि इसका अर्थ है कि कार्बन 12 परमाणु को ठीक ठीक किसके बराबर रखा गया? 12U। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन 12 किसके इक्वल है? बेसिकली 12 AMU के। अब अगर बच्चों हम लोग इसी को देखते हैं, अब क्योंकि कार्बन 12 परमाणु को 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रकों का परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया है, तो बच्चों हम लोग इसको देखो इस्तेमाल कैसे करेंगे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक इक्वल्स टू कार्बन 12 परमाणु का 1/12 द्रव्यमान होगा, क्योंकि यहां पर कार्बन 12 किसके बराबर है? 12 AMU के। और हमें अगर एक परमाणु की बात करनी है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? 1U यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू कार्बन 12 परमाणु का 1/12 द्रव्यमान होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी परमाणु जिसका द्रव्यमान कम होगा हम लोग उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? कार्बन 12 परमाणु के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग अब बोल सकते हैं कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1U को कार्बन 12 के परमाणुओं के ठीक ठीक 1/12वें द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसी को एग्जांपल के तौर पर समझाऊं बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 24U। ठीक है, अब इसको हमें लिखना किसकी फॉर्मेट में है? कार्बन 12 की फॉर्मेट में। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि एक जो यूनिट होगी, जो 1U होगा, वो कितना होगा? कार्बन के 1/12 के। तो बच्चों अगर मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 24U है, तो वो कार्बन 12 परमाणु के 1/12 से 24 गुना भार ज्यादा होगा। ठीक है, भारी होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी भी एक परमाणु का जो भी हमारा द्रव्यमान होगा, जब वो कम होगा तो हम लोग उसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? कार्बन 12 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक टेबल शो करूंगा जिसमें तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो होंगे, वो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बहुत सारे प्रयोग करने के बाद पाया गया है कि कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग इस द्रव्यमान को 12 से भाग देते हैं तो हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक U का निरपेक्ष द्रव्यमान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो वैल्यू रखते थे उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको 12 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि एक U जो था हमारा, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर अब हम लोग इजीली जहाँ पर भी किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कम होगा तो हम लोग उसे कार्बन 12 के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ताकि हमें न्यूमेरिकल में इजीली उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? परमाणु कैसे रहते हैं? हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो बच्चों जब भी हम लोग बात करेंगे परमाणु की, तो बहुत कम ऐसे हमारे तत्व हैं जिनके परमाणु रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि बच्चों वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें और किसी की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे कौन से होंगे बच्चों? तो देखो उत्कृष्ट गैसों, नोबल गैस जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। तो ये कुछ ऐसे तत्वों के परमाणु हैं, नामक केवल कुछ ही तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अब बहुत सारे जो, ये तो हम लोग बोला बहुत ही लिमिटेड है, जैसे आप लोगों ने नाम देखे, लेकिन जो अधिकांश होते हैं वो कैसे तत्व होते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से अत्यंत क्रियाशील होते हैं और
स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र अवस्था, यानी यहाँ पर उन्हें स्टेबल होने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है, तो वो अधिकांश कौन से होंगे, यही वाले तत्व होंगे। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं परमाणु की, तो वो बेसिकली किन किन तरीकों से हो सकते हैं, तो परमाणु प्राय दो तरीकों से रहते हैं। पहला कौन सा होगा, अणुओं के रूप में यानी कि मॉलिक्यूल्स में, और दूसरा क्या आता है, आयनों के रूप में यानी कि आयंस। इस टॉपिक को बच्चों अभी तो हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे चलेगा हम लोग इनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर के ही हम लोग क्या बनाते हैं, अणु अथवा आयनों को बनाते हैं। अब बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब भी हम लोग बात करते हैं एक वेस्ट यानी कि जो ओरिजिनल हमारे अणु और आयन्स होंगे उनको अगर हम लोग अपनी आंखों से देखना चाहें तब वो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो पॉइंट क्या कहता है, लेकिन हम अपनी आंखों से व्यष्टि रूप अणुओं और आयनों को नहीं देख सकते हैं, उनके ओरिजिनल फॉर्म में उनको नहीं देख सकते हैं। अब जब भी हम उन्हें देखेंगे अथवा विविध पदार्थों जो अणुओं अथवा आयनों के बड़े ढेर हैं उनको हम लोग देख पाते हैं। यानी यहाँ पर जो सिर्फ हमारे अणु और जो आयन होंगे उनकी ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग उनको नहीं देख सकते हैं। जब वो इकट्ठा होकर के एक यौगिक बना देंगे, एक कंपाउंड बना देंगे, तभी हम लोग उसको देख पाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझिएगा बच्चों। जैसे उदाहरण में लेता हूँ, सोडियम आयन यानी Na+ और क्लोराइड आयन Cl-। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन आयनों की तो हमें ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब ये कंबाइंड हो जाते हैं और को नहीं देख सकते हैं, लेकिन परंतु सफ़ेद चूर्ण के रूप में सोडियम क्लोराइड जब ये कंबाइंड हो गए और सोडियम क्लोराइड बना दिया जो हमारा साधारण नमक होता है, तब हम लोग उसको उस सफ़ेद पाउडर की फॉर्म में देख पाते हैं। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि हम लोग इन अणु और आयंस को अपने नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं। जब वो कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाते हैं तभी हम लोग उनको अच्छे से अपनी नेकेड आइट से देख पाएंगे। अब बच्चों हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या बोलता है, नैनोमीटर और मीटर के बीच में संबंध लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर नैनोमीटर जो है वो हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके आकार को पता करने के लिए हम लोग परमाणु की क्या यूज़ करते हैं, त्रिज्या, उसका रेडियस हम लोग यूज़ करते थे। और वो जो रेडियस होता है वो बच्चों हम लोग किस में नापते थे, नैनोमीटर में। उसको हम लोग कैसे लिखते थे, इस तरीके से उसका प्रतीक था, उसका सिंबल था। अब बच्चों यहाँ पर पूछा गया है नैनोमीटर और मीटर के बीच में जो संबंध है वो लिखिए। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁹ मीटर होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और भी 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो बच्चों ये दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो ध्यान रखना है जब भी हमें परमाणु का आकार निकालना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, उसकी त्रिज्या, जो कि किस में नापते हैं हम लोग, नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, परमाणु को अत्यधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी देखना क्यों संभव नहीं है। तो बच्चों देखो उनके जो आकार होते हैं, परमाणु के आकार जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से भी उसको देख नहीं पाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि उनको इसलिए नहीं देख पाए कि उनका जो आकार था वो बहुत ही छोटा था। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या अब हम लोग उनको देखना चाहें तो क्या कोई एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग उनको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, आप उसको एक बार देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के उस डिवाइस का नाम आपको बताना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, 2 प्रतीकों के नाम दीजिए जो तत्वों के अंग्रेजी नामों से प्राप्त हो। और दूसरा प्रश्न क्या है, 2 प्रतीकों के नाम दीजिए जो तत्वों के लैटिन नामों के आधार पर है। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था जो पिछली वीडियो थी कि जो भी हमारे तत्व होते हैं उनको हमें समझना है, कहीं पर लिखना है, तो हम लोग उसका पूरा नाम ना लिख करके उसके लिए सिंबल्स हम लोग प्रतीक जो है यूज़ करते थे। पहले हम लोगों ने कुछ अलग प्रतीक यूज़ करे थे, फिर बाद में हम लोगों ने उनके नाम के आधार पर हम लोग उसके सिंबल दिए थे। अब उसके जो नाम हम लोगों ने दिए थे, उसके जो सिंबल दिए थे वो 2 तरीके से दिए थे, एक तो उनके अंग्रेजी नामों पर और दूसरा उनके लैटिन नामों पर। तो यहाँ पर हमें दोनों के ही 2-2 सिंबल उसके बताने हैं। देखो अगर पहले प्रश्न की बात करता हूँ तो इसका आंसर हो सकता है हाइड्रोजन, जो हमारा अंग्रेजी नाम जो था उसके आया है H, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, हीलियम, यानी कि He इसका प्रतीक होता है, वो भी इसके अंग्रेजी नाम से ही लिया गया है। ठीक है बच्चों। और दूसरा अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक है वो क्या है बच्चों,
Na, लेकिन ये जो है अंग्रेजी नाम से ना लेकर के हम लोगों ने उसके लैटिन नाम से लिया है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम, यानी कि NaTrium। अब देखो यहाँ पर Na, यहाँ पर हम लोगों ने इस नाम से उसको सिंबल यूज करा है, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है हमारे पास Fe, यानी कि आयरन। यहाँ पर हम लोगों ने भी उसका अंग्रेजी नाम ना यूज करके उसका लैटिन नाम जो होता है वो हम लोगों ने प्रतीक के लिए यूज करा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो फेरम, FeRRum। तो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स जो है हम लोगों ने इसके प्रतीक के लिए यूज करे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित तत्वों के रासायनिक प्रतीक बताइए, ठीक है। सबके हमें जो है सिंबल बताने हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, सोडियम। तो सोडियम को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, Na। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जब भी हम लोग पहला लेटर लिखते थे वो हमेशा कैपिटल और दूसरा वाला जो लेटर होता था वो हमेशा स्मॉल में आता था। तो सोडियम के लिए Na। पोटेशियम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, K। आयरन के लिए हमारे पास Fe, फिर से देखो वही बड़ा कैपिटल पहला लेटर और दूसरा क्या आएगा, छोटा आएगा। कॉपर जो होगा Cu, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मरकरी। मरकरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं Hg और सिल्वर होगा हमारा Ag, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग उनके सिंबल को लिख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जो बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की। नेक्स्ट क्या प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित तत्वों के नाम बताइए। अब हमें यहाँ पर प्रतीक यानी कि सिंबल दे रखे हैं, अब हम उनके नाम बताने हैं बच्चों, ठीक है। अब पहला क्या है हमारे पास, Hg, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है तत्व का, मरकरी, ठीक है बच्चों। इसको बॉक्स में नहीं करना है, ये खाली आपको समझाने के लिए था, ठीक है बच्चों। तो Hg का नाम क्या होगा तत्व का, मरकरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास Pb, तो ये होता है लेड। फिर आता है हमारे पास Au, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गोल्ड। फिर बच्चों हमारे पास आता है Ag, Ag होता है हमारा सिल्वर। और फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास Sn, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टीन। तो इस तरीके से बच्चों आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको नाम दे दे और आपसे सिंबल पूछ ले, प्रतीक पूछ ले, और प्रतीक दे दे और आपको नाम भी पूछ सकता है वो। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।